As exam approaches nearer, so much tension grows in mind of any aspirants. So there were many questions from aspirants ki how to get 100 plus in paper 2. Always remember ki nowadays many candidates are getting 100 plus easily. Easily it doesn't mean ki everyone will get. Easily means if you are putting little extra effort, you can get. So you have to keep something in mind before you actually desire or you actually get 100 plus. 100 प्लस के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उस बात को ध्यान में रखना है। जैसे ये कैंडिडेट का जो ये सैंपल है, ये इनको 117 मिला था, ये यानी कि 2021 में 117 मार्क्स मिला। और इन माय ओपिनियन वन ऑफ द हाईएस्ट मैं कह सकता हूं कि जो भी अब सारे कैंडिडेट के तो मार्क्स मैंने जानता हूं, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक्चुअल में रिटर्न क्वालिफाई हैं लेकिन फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ कारण से। कुछ किसी का मेडिकल में प्रॉब्लम हो गया, किसी का फिजिकल में प्रॉब्लम हो गया, कुछ और। लेकिन ये आप मानो कि जितने भी कैंडिडेट 21 में रिटर्न क्वालिफाई किए, 21 में रिटर्न क्वालिफाई 1103 किए, तो ये मानो ये टॉप 10 के मार्क्स हैं। करीब करीब ये टॉप 10 में मार्क्स 117 पेपर 2 में हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप इस राइटिंग को देखो, आप पूरी तरह से देखो, ये प्रॉपर रीडेबल है और हैंडराइटिंग भी अच्छी है। अब एक चीज ध्यान रखो, सबकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी क्या हैंडराइटिंग मायने रखता है? यस, मायने रखता है। कुछ मार्क्स जो है हैंडराइटिंग के भी मिलते हैं। इसको एक ऐसे सोचो, आप अपने आप में चीजों को देखो। बहुत सारी चीजें जब कैंडिडेट के मन में डाउट होता है, तो कुछ चीजें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के रखो। जस्ट इमेजिन करो, दो कैंडिडेट का हैंडराइटिंग है, आप न्यूट्रल वे में होकर के, मैं जो कहता हूं आप उसको मत सुनो। आप न्यूट्रल होकर के सोचो कि टू कैंडिडेट्स आर देयर, one candidate is having very good handwriting और another candidate is having not so good handwriting। आप किसे एक्स्ट्रा मार्क्स दोगे यदि दोनों का सेम राइटिंग है? आई होप कि यदि आपका मार्क्स आपको देना हो तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन एज ए रेशनल पर्सन होगा, तो वो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब और चीजें क्या हैंडराइटिंग ही मायने रखता है? नो। हमेशा ध्यान रखो, योर कंटेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन कंटेंट होने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। वो जो राइटिंग है वो आपकी सही होनी चाहिए, वो आपके दिखने चाहिए, वो आपके पढ़े जाने चाहिए, वो जो एग्जामिनर हैं वो उसको पढ़ सकें, वो रीड कर सकें और उससे कंक्लूजन डेराइव कर सकें। हमेशा ध्यान रखो, जो भी हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और इस वजह से हम परफेक्शन की ओर शायद नहीं जाएंगे। हमें सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? आप 100 प्लस मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखो कि आपके कंपोनेंट्स कितने हैं। तो पहले आपको 4 ऐसे लिखने हैं, तो 4 ऐसे आपके 20 मार्क्स के हैं, तो ये 80 मार्क्स हो गए। 2 आर्गुमेंट्स लिखने हैं आपको 20 मार्क्स ईच, तो वे आपके 40 हो गए। 2 आपको रिपोर्ट लिखने हैं 10 मार्क्स ईच, तो ये आपके 20 मार्क्स हो गए। 1 आपको प्रेसी लिखना है, तो 1 इंटू 15, तो ये 15 मार्क्स का हो गया। 1 आरसी है तो 20 मार्क्स हो गया ये। तो अब इन इन सारे मार्क्स को जब आप जोड़ते हो तो 175 मार्क्स। इसका मतलब 4 आइटम, 6, 8, 10, 10 आइटम आपके इधर हो गए और प्लस आपके ग्रामर है। अब इतने में आप सबको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, तो ये ध्यान रखना है कि पेपर को भी आपको कंप्लीट करना है, टाइमली पेपर को भी कंप्लीट करना ये एक बड़ी चुनौती होती है। और यदि आप प्रॉपर टाइमली कर पा रहे हो, टाइमली आप उन चीजों को, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनके भी, जैसे मैं 100 प्लस जिन कैंडिडेट्स का देख रहा हूँ जो मेरे से जुड़े हुए, जो लंबे समय से जुड़े हुए, या फिर कुछ लोगों ने लिमिटेड टेस्ट लिखा, तो उनके लिए क्या है कि वो पेपर मैक्सिमम एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो सबने जो भी 100 प्लस वाले लीग में, या किसी का 98 है तो हम उसको खराब नहीं कर सकते, किसी का 97 है, 95 है, तो लेकिन 100 प्लस हमारा अप्रोच होना चाहिए, कि टारगेट होना चाहिए हमारा कि 100 प्लस आए। तो इस 100 प्लस के लिए हमेशा ध्यान रखो कि पेपर को कंप्लीट करना सबसे पहली जरूरत है। दूसरा एक जो जरूरत है कि आप जो भी ऐसे के टॉपिक हैं, ऐसे में ही सिर्फ आपके पास चॉइस है
ऐसे में आपके पास 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं और 4 लिखना है, 4 आउट ऑफ 6। सो आपको चूज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेजोरिटी लिखने हैं, 6 में से 4 लिखने हैं, तो आपके पास बहुत अधिक चॉइस का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसको आप ये कोशिश करो कि विद इन 5 मिनट्स आइदर एलिमिनेट कर लो और या फिर सेलेक्ट कर लो, या तो 4 सेलेक्ट कर लो या 2 एलिमिनेट कर लो, जो भी आपको आसान लगता है। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा इसमें एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर जो कंपोनेंट्स आपके 120 है वो ओनली इंग्लिश में लिखने हैं और उसमें कोई चॉइस ही आपके पास नहीं है। तो ये विद इन 5 मिनट्स कर लो। अब इसमें से सबसे बड़ी चीज होती है कि जितने भी टॉपिक हैं, ये आपके ये दोनों टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि इसमें आपके पास कंटेंट दिया हुआ है। ये इसमें बाहर से आपको कंटेंट लाना ही नहीं है, ये सारे कंटेंट यही हैं, उनको समझ करके और आपको लिख देना है। लेकिन ये जो 8 टॉपिक है, इस 8 टॉपिक में सम टाइम क्या है कि आप टॉपिक नहीं समझ पाते हो प्रॉपर तरीका से, तो इनके टॉपिक समझने में टाइम लगाओ। हर टॉपिक को समझने में मेरे ओपिनियन में 3 मिनट्स के आसपास, 2 to 3 मिनट्स का टाइम लगाओ टॉपिक को समझने में। टॉपिक को समझने का मतलब है कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। आपको लगेगा कि किसी टॉपिक में हम 3 मिनट्स बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, ये बर्बाद करना नहीं है। आप यदि इनको समझते हो, इस पॉइंट को व्यू को यदि आप कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, तो ये बेटर है, ये आपको हेल्प करेगा, ये काफी आपको आपके लिए हेल्पफुल करेगा। तो 2 to 3 मिनट्स तो आप इसमें से लगाओ इस टॉपिक को समझने में। जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको कंप्रीहेंड करो कि इसके क्या डायमेंशन हो सकते हैं। समझने का ये मतलब नहीं है कि उसके लिटरल मीनिंग आप सिर्फ देख रहे हो, नहीं, उसमें से वो कहना क्या चाहता है, उनका भावार्थ क्या है। जो जैसे ये होता था ना कि कवि इन पंक्तियों से ये कहना चाहते हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको ये अनुमान लगाना है कि जो कवि हैं, जो तो इसी में जो एग्जामिनर हैं, जो एग्जाम पेपर सेटर हैं, वो इन पंक्तियों से इन लाइन जो दिए हुए क्वेश्चन हमें उन्हें ये कहना है, कहना चाहते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है, उसके आधार पे उसको समझना है। तो 2 to 3 मिनट्स जब ये कर लो, और फिर इस 2 3 मिनट्स में आप एक तो ये कर सकते हो कि या तो सदिश कंप्रीहेंड करके आप डायमेंशन लिख सकते हो। जो रफ वाला सीट है, तो उसमें से आप डिवाइड कर लो। ये पेज रफ वाला है, तो आप इस ढंग से डिवाइड कर सकते हो कि यस, ऐसे नंबर 1 इसमें ये टॉपिक टॉपिक फॉर एग्जांपल सपोज करो कि इंट्रो में ये डायमेंशन हमको ये कोटेशन इस टाइप का लिखना है, फिर मेन बॉडी में हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इस ढंग से इसको समझ लो, वो कर लेते हो तो आपका बहुत हद तक ये काम आसान हो जाता है। फिर एक और चीज है, देखो, ऐसे जो है, ऐसे के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। चौथा पार्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक जो होता है, तो टॉपिक आपको दिया हुआ ही है, टॉपिक तो आपको सेलेक्ट नहीं करना है ना, टॉपिक तो दिया हुआ ही है और उसमें से आपने ये कर दिया, अब सिलेक्शन कर लिया। तो 3 मेन पार्ट है, एक आपका इंट्रो है, दूसरा आपका मेन बॉडी है, और तीसरा आपका कंक्लूजन है। इंट्रो में क्या करते हो कि टॉपिक को ओपन करते हो, टॉपिक को आप ओपन कर रहे हो। उन टॉपिक को ओपन किए तो इसका मतलब है टॉपिक को क्या किस ढंग से ओपन करोगे, या तो किसी पर्सन के कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, या स्मॉल नैरेटिव से स्टार्ट कर सकते हो, या कोई डेटा है हाल का न्यूज़पेपर का या कुछ ऐसा, तो उनसे आप कर सकते हो, या कोई क्रिटिक कुछ ऐसी है उनसे आप कर सकते हो, या कुछ और कोई बुक का पीस है, जैसे कोई पर्सन है रिनाउंड पर्सनालिटी, उन्होंने कोई बुक लिखा है उससे। एक चीज ध्यान रखना कि हमारा जो इंट्रो होना चाहिए, वो हर हाल में 50 वर्ड से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपके पास ये ध्यान रखना है कि 300 वर्ड्स के ऐसे हैं, तो मैक्स 50 वर्ड्स आपके इंट्रो में जाएगा और मैक्स 50 वर्ड्स आपके कंक्लूजन में जाएगा, क्योंकि मेन बॉडी में आपको कम से कम 200 वर्ड्स रखने हैं मिनिमम। अब 300 वर्ड्स हैं, तो प्लस माइनस आपको ध्यान रख सकते हो कि 250 से लेकर के मिनिमम 250 और मैक्सिमम कर सकते हो तो 360 वर्ड्स के करीब आप लिख सकते हो। उससे ज्यादा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि न तो आपके पास टाइम है और न स्पेस है। स्पेस के तौर पे आपके पास 3 पेजेस दिए हुए रहते हैं, तो उसी पेज में करना है। तो इंट्रो में हमेशा ध्यान रखो, कोटेशन वगैरह लिख सकते हो, कोई डेटा लिख सकते हो, या इकोनॉमिक सर्वे, बजट, या कुछ फाइंडिंग, या कुछ ऐसी चीजें यदि ऐसी इंसिडेंट हुई है न्यूज़पेपर का, वो लिख सकते हो। लेकिन लॉन्ग स्टोरी लिखने की कोशिश ना करना, इस वजह से कि जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं स्टूडेंट, जो
सीएससी का मेंस लिखे हुए हैं। अब उस एसे के आधार पे मैं देखता हूं कि उनका ये राइटअप स्टार्ट होता है, तो उसके कारण बहुत सारे मिस हो जाते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेंस कई बार लिखे हुए हैं और उसके बाद उनका थोड़ा मार्क्स कम आया। इसका कारण क्या है ना, कि उन्होंने एसे जो स्टार्ट किया वो बड़े एसे से स्टार्ट कर दिया और उस बड़े एसे में उनके साथ प्रॉब्लम्स ये हो गए। तो आप कोई ऐसा इंट्रो स्टार्ट नहीं, इंट्रो का मतलब है यू आर ओपनिंग द टॉपिक, आप टॉपिक को ओपन कर रहे हो, मेन बॉडी में उसके डिस्क्रिप्शन दो और जनरली कोशिश करो कि पैराग्राफ जो है वो सिमिलर साइज के करीब होने चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 1 इंट्रो और 1 कंक्लूजन, तो ये आपके तो 2 पैराग्राफ फिक्स हो गए। अब यानी कि ऑन एन एवरेज यदि 50 वर्ड्स के हम लिख रहे हैं तो कोशिश करो कि 4 पैराग्राफ्स आप मेन बॉडी में बना सकते हो, या 3 पैराग्राफ बनाओ, 4 पैराग्राफ और मैक्स टू मैक्स 5 पैराग्राफ, उससे ज्यादा नहीं बनाओ। पैराग्राफ यदि सिमिलर टाइप के दिखें तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर यदि आप मेन बॉडी में क्या करते हो कि इलाबोरेट करते हो, जो टॉपिक का डिमांड है उसको इलाबोरेट करते हो, और कंक्लूजन में क्या है, जो आपने अब तक फैलाया है उसको स्प्रेड किया है, उसको आप ये बंद करने की कोशिश करो कि नाउ आई एम ओपनिंग द मींस सॉरी क्लोजिंग द टॉपिक। तो इंट्रो में आप टॉपिक को ओपन कर रहे हो, मेन बॉडी में उसको डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, और कंक्लूजन में तो ये कोशिश करो कि सिमिलर टाइप के पैराग्राफ हो, सिमिलर साइज के पैराग्राफ हो, वो देखने में भी अच्छा लगता। और हैंड राइटिंग की मैंने ऑलरेडी बोला कि दिन की हैंड राइटिंग अच्छी है। अब आप ये सोचोगे कि 20 डेज, 22 डेज, 23 डेज में हम हैंड राइटिंग को बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि थोड़ा एटलीस्ट हैंड राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, वो लेजिबल होनी चाहिए। अब यदि हम ये सारे आपको इसमें करना है। अब जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग में कोई भी टॉपिक है, ठीक है, तो उस टॉपिक में फॉर एग्जांपल जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है उसमें से क्या करना है कि आप, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो बल्कि इंट्रो देने लगते हैं और बल्कि कंक्लूजन, बड़े कंक्लूजन। एक चीज ध्यान रखो कि जब 4 टाइम्स आपसे सेम काम कराया गया, इंट्रो और कंक्लूजन दिया गया, दिलाया गया, तो इसी चीज को क्यों रिपीट किया जाता? सब सेम चीज हमको रिपीट करना होता, जब सेम चीज करना होता तो फिर ऐसे ही वो दे देते। पहले इनिशियल में देखोगे कि आपके आर्गुमेंट राइटिंग नहीं थे, आपके रिपोर्ट राइटिंग नहीं थे, ऐसे जज करते थे, रीडिंग कम्प्रिहेंशन जज करते थे, ठीक है, तो ऐसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन ये सब आपके रहते थे। अब सदी आपके पास आर्गुमेंट राइटिंग, और 2011 में जब इंट्रोड्यूस किया गया, 2011 एंड 12 में आर्गुमेंट राइटिंग जस्ट 75 वर्ड्स के ईच होते थे। 75 वर्ड्स में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन इसमें इंट्रो भी दोगे, कंक्लूजन भी दोगे और मेन बॉडी? नो। आपके लिए मैं जो समझता हूं, और मैंने उन कैंडिडेट्स के जिनके मार्क्स 110 प्लस, जैसे ये कैंडिडेट जो फर्स्ट आपने फ्रंट पेज पे देखा 117 मार्क्स, या और 110 और 105, जिन कैंडिडेट्स के, जिनको मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि मैं ही सही हूं, नो, आई कैन नॉट से दैट। कुछ टॉपर फर्स्ट रैंकर होंगे, मैं तो फर्स्ट रैंक नहीं था ना, मैं, मेरी रैंक तो खराब थी, तो मैं वो उस चीज को कन्विक्शन से कैसे कर सकते हैं? अब कोई फर्स्ट रैंकर है, वो जो बोले, तो ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं जो इतने दिनों से इस एग्जाम से 10 प्लस ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, इस आधार पे मैं कहता हूँ कि सेम काम यदि आपको मैंने उस टाइम में भी आर्गुमेंट लिखा जब 75 वर्ड्स के आर्गुमेंट थे और 300 वर्ड्स के थे, तभी मैंने वो लिखा। और अभी आपके 300 वर्ड्स वर्ड्स अब देते ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए, वो जस्ट ये देते हैं, लेकिन 3 पेजेस रहते हैं तो अप्रॉक्स उतने में। तो आपको इंट्रो और कंक्लूजन मेरे ओपिनियन में नहीं देना चाहिए। ये कोशिश करो कि 5 उसके 4 में लिखो और 5 उसके अगेंस्ट में लिखो। इसमें भी ऑर्डर में लिखने की कोशिश करो। कुछ टॉपिक से कमिंग डेज में हम चीजों को एक्सप्लेन और ये करेंगे, ठीक है, लेकिन आप ऑर्डर में उसको लिखने की कोशिश करो। और बेटर है कि आप इसको जो कोई टॉपिक लिखो, मीन्स कोई पॉइंट लिखा, उसको जस्टिफाई करो। पॉइंट लिखा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, या तो आप पॉइंट दे सकते हो या पैराग्राफ वाइज जैसे करना है। या तो देखो आर्गुमेंट राइटिंग में ये सपोज पेज है, तो एक तरीका ये है कि पेज को बांट लिए, इधर 4 लिखो, इधर अगेंस्ट लिखो। नेक्स्ट पेज में उसे ही कर सकते हो, तो 4 में पॉइंट 1 1 अगेंस्ट में 2, इस ढंग से लिख सकते हो। दूसरा एक तरीका है, ये आपका पेज है सपोज करो, तो पहले आप 4 लिख दो, 4 पूरा, अब 3 पेजेस टोटल है, तो 1.5 पेज में आपने आर्गुमेंट 4 में लिख दिया, पॉइंट नंबर 1 2 3,
फिर अगेंस्ट में लिख दो। तो या तो इस तरीके से लिख सकते हो, या पॉइंट ना दो, सिर्फ पैराग्राफ ऐसे ही, पैराग्राफ 1 उसमें पॉइंट 1, पैराग्राफ 2 ये, पैराग्राफ 3 पॉइंट ही, एक तरह से पैराग्राफ ही पॉइंट्स है, तो इस ढंग से करो। फिर आपका जो आता है वो आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या है कि रिपोर्ट और एसे में डिफरेंस ये है कि रिपोर्ट में आपको ये नहीं लिखना है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, ये नहीं लिखना है। what is the condition, what is the situation, what experts say, what the report says, कोई फाइंडिंग है वो क्या कहती है, as per बजट, दिस इज द थिंग। ऐसे में क्या लिखते हो, क्या होना चाहिए, आप ये भी चीजों को लिखते हो। तो ये ध्यान रखो कि इसमें से इस चीज को करना। अब जो आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन आरसी है और प्रेसी है, इसमें एज सच जैसे है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, पढ़ो और उसको क्वेश्चन को उस आधार पे लिखो। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सर मैं ज्यादा वर्ड लिखूं या कम, एक चीज इसमें भी ध्यान रखो, आपके 20 मार्क्स के हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आपको 5 हैं, तो जनरली वर्ड्स कितने होने चाहिए, इसमें भी मोर और लेस 300 वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन 300 से थोड़ा कम लिखोगे क्योंकि पढ़ने में भी तो आपका टाइम लगा उतना बड़ा आर्टिकल। तो कर सकते हो कि हमारा ये आंसर 250 में होना चाहिए सपोज, तो 250 है, तो ऑन एन एवरेज क्या होगा, 50 वर्ड्स तो आपको लिखने होंगे, तो 50 वर्ड्स इंटू 5 तो 250। अब कोई आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो 20 वर्ड्स में ही फिनिश हो जाए, तो 20 में ही उसको फिनिश कर दो। कोई ऐसा है जिसमें 70 वर्ड्स लग सकता है, 60 वर्ड्स, तो उसको 70-60 करने की कोशिश करो, लेकिन जनरली जो है 40 से 50 वर्ड्स के आसपास उसमें से रखो, वो आपका हो जाएगा। जो प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग में जितने आपके जो पैरा दिए हुए हैं, पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसी पैराग्राफ के अनुसार आपको बॉक्स फॉर्मेट में लिखना है। और ये ध्यान रखो कि जैसे पैराग्राफ यूजुअली आप छोड़ते हो, स्पेस छोड़ते हो, तो 1 पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद स्पेस छोड़ो, तो यदि 4 पैराग्राफ आपके एक्चुअल पैसेज में है, तो यहाँ भी 4 पैराग्राफ बनाओ, यानी 3 प्लेसेस पे आपको स्पेस छोड़ने पड़ेंगे। फिर ये है कि ट्राई करो कि बॉक्स में कटिंग ना हो, कि इस ढंग से थोड़ा सोच करके लिखो, थोड़ा टाइमिंग, क्योंकि ये प्लेन राइटिंग में होता ना, प्लेन पेज में, तो ये थोड़ा आसान होता, बॉक्स में लिखना होता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये कोशिश करो कि आपको जो ऐसा सिचुएशन ना आए कि कटिंग करना पड़े, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मत लगाओ, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा ऐसे वाले रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, ये सब में ज्यादा ऐसे एनर्जी लगाओ। फिर अब ग्रामर है, ग्रामर को बेटर है कि पहले चाहो तो पहले कर सकते हो या जिस टाइम आपको लगता है, लेकिन ग्रामर वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत आपका हेल्पफुल होता है, जो आता है उसमें फुल मार्क्स मिल जाता है। तो इन चीजों को करो और हमेशा ध्यान रखो, राइटिंग की प्रैक्टिस हर हाल में करो। टेस्ट जहां भी आपको मौका मिलता है टेस्ट को लिखो, बिल्कुल लिखो। जब तक आप नहीं लिखोगे, जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलती है, जब तक आप मिस्टेक्स रियलाइज नहीं करते हो, और वो मिस्टेक आप खुद से रियलाइज कर सकते हो या किसी सीनियर से हेल्प लो, या आप चाहो हमारे पास टेस्ट लिख सकते हो, या एन नंबर ऑफ पीपल हैं जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जो हर का मैं खुद कंडक्ट करवा रहा हूँ मल्टीपल ईयर से, 2017 से ही स्टूडेंट्स को इस डायरेक्शन में गाइड कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो टेस्ट लिख सकते हो। यस, ये चीज आप जानो कि पेपर जो भी 2 होते हैं तो टेस्ट मैनुअल चेक करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। अब सिर्फ मार्क्स बिठाना नहीं है ना, मार्क्स तो आराम से कोई भी बिठा देगा, लेकिन यदि आप इसमें अच्छे से कॉपी चेक करते हैं तो एनर्जी लगता है। ये तो जहां मौका आपको मिलता है वहां चेक कराओ। ओके, थैंक यू। और आगे हम इसमें कुछ और चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कमिंग वीडियोज में। ओके, थैंक यू।